तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? आवाज आ रही है सबको? हेलो। ओके, थैंक यू। तो स्केलेटल सिस्टम क्या रहता है? बेसिकली हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क रहता है। ठीक है। ये क्या रहता है? इसमें बोन्स रहती हैं, कार्टिलेज रहती है और कुछ कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है, सपोर्ट करती है। अगर बोन्स नहीं रहेगी तो हमारी बॉडी एक जेल की तरह रहेगी, जिसकी अपनी कोई शेप नहीं रहेगी, वो ऐसे ही फ्लैट टाइप अमीबा की तरह रहती है रहेगी। तो फ्रेम होने की वजह से, स्केलेटन होने की वजह से हमें फ्रेम बॉडी आउटलाइन मिलती है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने स्केलेटन बोन्स होती है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ बोन्स होती है? 206। जतिन, देवेश, बेबी के अंदर कितने कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं? ये 206 होती है जो ह्यूमन अडल्ट में होती है। वेरी गुड। 308 या 350 के आसपास रहती है उसके अंदर। मोर देन 300 होती है उसके अंदर बोन्स। तो ये पहले बोन्स ज्यादा होती है और बाद में बोन्स कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब छोटा बच्चा होता है तो उसके अंदर हड्डियां ज्यादा होती है, और बड़े बच्चा जब बड़े होते हैं, हम आज पढ़ रहे हैं स्केलेटन सिस्टम, नमन। तो स्केलेटन सिस्टम में ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 हड्डियां होती है अडल्ट में, और बेबी के अंदर होती है मोर देन 300। तो जो बाकी की जो हड्डियां, जो एक्स्ट्रा हड्डी हुई है, तो बाकी की जो हड्डियां होती है ना, वो क्यों इतना डिफरेंस क्यों होता है? नमन ने लिखा है इट नीड द सपोर्ट एज द बेबी इज स्मॉल। होती तो जो सेम जो जो बॉडी जो बोन्स होती है ना, 300 300 प्लस जो बोन्स होती है, सेम वो की वो अडल्ट में जाके ट्रांसफर होती है। पर उसमें क्या रहता है कि काफी सारी फाइन बोन्स होती हैं। जो बच्चे का जब छोटा शरीर होता है तो उस टाइम पे वो स्मॉल साइज में रहती है। जब जैसे जैसे बॉडी उसकी बड़ी होती है तो फ्यूज हो जाती है, एक छोटी बड़ी बोन के साथ मर्ज हो जाती है, तो दो बोन बन के एक बोन बना देती है। इस तरह से उसके नंबर ऑफ काउंटिंग घट जाती है। ठीक है। तो ह्यूमन स्केलेटन कंटेन द 206 द बोन द स्केलेटन सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो स्केलेटन सिस्टम क्या रहेगा? बेसिकली बोन्स का, बोन से बनेगा, कार्टिलेज से बनेगा और लिगामेंट से बनेगा। तो ये जैसे ह्यूमन बॉडी का, और बेसिकली फंक्शन क्या होते हैं स्केलेटन सिस्टम के? स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन क्या क्या रहेंगे? स्केलेटन सिस्टम का जो फंक्शन रहेगा वो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है उन सबको प्रोटेक्शन करता है। जैसे कि हार्ट हुआ, लंग्स हुए, किडनी हुए, ब्रेन्स हुआ, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन्स, द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स, द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइन कोड। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर स्पाइन कोड रहती है। स्पाइन कोड एक, जो रीढ़ की हड्डियां होती है बीच में से होलो होती है। दूसरा, ये हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट की मूवमेंट में हेल्प करती है। तो जैसे हमारी जो बड़ी हड्डियां होती, इतनी भी बड़ी हड्डी होती, जैसे बाजू की हड्डी हुई, जांग की हड्डी हुई, थाई बोन्स,
ये बीच में से क्या होती है, होलो होती है। इनके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसमें से आरबीसी बनती है हमारी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो बोन्स में क्या हुआ, बोन्स हुआ, बोन के बाद ज्वाइंट्स हो गए, बोन में एक कार्टिलेज होगा, एक लिगामेंट होगा, एक टेंडोन्स होगा। ये अभी हम देखेंगे सारी चीजें। ठीक है, ज्वाइंट आप समझते हैं कि एक बोन से दूसरे बोन का ज्वाइंट होना। कार्टिलेज जो होता है एक झिल्ली टाइप होती है जो उस ज्वाइंट के ऊपर पोर्शन पे रहती है, नीचे वाले पोर्शन पे रहती है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर कार्टिलेज नहीं होगा तो बोन दूसरी बोन से जब मूवमेंट जब होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आके बोन्स क्या होगी, घिस जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करता है कार्टिलेज। लिगामेंट क्या होता है, एक बोन जो होती है वो दूसरे बोन से ज्वाइंट होती है, उसको लिगामेंट बोलते हैं। फिर आता है टेंडोन्स, इसको अभी देखते हैं। ये देखिए यहां पे ये बोन्स दिख रही है आपको, एक बोन यहां पे, एक बोन यहां पे है, ये लिगामेंट हुआ। ठीक है, मसल का जहां पे एंड होता है उसको टेंडोन्स बोलते हैं, ये लिगामेंट हुआ। और यहाँ पे जो आपको, यहाँ पे अभी स्क्रीन पे मैंने माउस रखा हुआ है, यहाँ पे कार्टिलेज होती है। ठीक है, इनके बीच में ये कार्टिलेज पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या डिफरेंस रहते हैं ये आप पढ़ लेना इसको, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इलास्टिसिटी बोन्स के अंदर नहीं होती है, कार्टिलेज, बोन, लिगामेंट। ठीक है, कार्टिलेज काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, टेंडोन स्टड रहती है, लिगामेंट बहुत इलास्टिसिटी होती है, कार्टिलेज थोड़ा टफ रहती है। अटैच बोन टू द मसल, टेंडोन जो होती है मसल से अटैच रहती है, अटैच बोन टू द बोन, ये बोन से बोन को अटैच करवाती है। लिगामेंट जो होती है एट द एंड ऑफ द बोन, ये बोन के एंड पे रहती है, जहाँ पे बोन खत्म होती है वहीं पे मिलेगी। इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस नहीं है टेंडोन्स का, नॉन इलास्टिक रहती है, ये स्टेबलाइज रहती है। ठीक है, कार्टिलेज क्या काम करती है, कोशनिंग का काम करती है। लिगामेंट नंबर ऑफ द फाइबर से बनी रहती है, फिलामेंटल स्ट्रक्चर रहती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट के नाम दिए गए हैं। वैसे तो देखो बहुत सी मसल्स, नंबर ऑफ अगर हम देखेंगे 206 हड्डियाँ तो 206 हड्डियों के नाम रहते हैं, पर जैसे आपके सिलेबस के हिसाब से 206 हड्डियों के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप 25-26 है जो आप याद कर सकते हैं नाम। तो सबसे पहले ऊपर से आता है स्कल। ठीक है, जिसके अंदर खोपड़ी रहती है। खोपड़ी में क्या होता है, स्कल के अंदर, स्कल के फर्दर डिविजन्स होते हैं, उसमें 4 तरह की बोन्स होती हैं। तो 6 तरह की बोन्स होती है उसमें। स्कल्स में जो होता है ना, स्कल्स में अगर आप देखोगे तो 2 तरह के ज्वाइंट्स रहते हैं। जो ऊपर का जो पार्ट होता है हमारा स्कल का, उसमें जो ज्वाइंट होते हैं नॉन मूवेबल रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। और नीचे का जो हमारा जबाड़ा होता है, सिर्फ यही पार्ट है जो मूवेबल होता है। ठीक है, तो पूरी जो हमारा हेड का पोर्शन है उसमें से आप देखोगे तो सिर्फ लोअर जॉब इज ओवर मूवेबल पार्ट, राइट। फिर आती है आपकी 2 नंबर पे सर्विकल वर्टिब्रेट। ये सर्वाइकल के पास रहती है, इसके लिए सर्विकल वर्टिब्रेट बोल देते हैं। वर्टिब्रेट मतलब रीढ़ की हड्डी के जो कॉलम्स होते हैं, रीढ़ की हड्डी अलग अलग 33 पेयर से बनी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सब
पार्ट को आप याद करना, आपको आगे भी एक वीडियो से दिखाएंगे पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को, डायग्राम अलग अलग, ठीक है। जैसे ये स्कल है, स्कल हमारा हेलमेट की तरह होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट्स फॉर द प्रोटेक्ट एंड द फेस एंड द ब्रेन। अडल्ट स्केल है द टोटल 22 इंडिविजुअल बोन, इसमें 22 बोन्स रहती है, ठीक है। वो सॉरी मैंने आपको गलत बताया था 6, उसके लिए सॉरी। तो ये 22 रहती है। सिर्फ इसके अंदर नीचे का जो पार्ट है मैक्सिलास, यही पार्ट एक मूवेबल पार्ट रहता है, बाकी के बाकी सारा अनमूवेबल। फिर उसके बाद आता है हमारा, उसके नीचे अगर आप बात करते हैं तो रिब केज रहता है। रिब केज के अंदर 12 हड्डियां एक तरफ होती है, टोटल 24 हड्डियां बनती है। उसके अंदर हमारा लंग्स रहते हैं और हार्ट रहते हैं, और उसके बैक साइड से अपना वर्टिब्रेट कॉलम मूव करता है। द रिब केज है द 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन। इट प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, सपोर्ट करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग। स्ट्रेटम इज द लॉन्ग फ्लैट बोन दैट फॉर्म द फ्रंट ऑफ द रिब केज। जो ये सामने की जो हड्डी है, इसमें यहां देखोगे स्कल में, ये इसको बोलेंगे स्ट्रम, ठीक है, सैक्रम। ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट जो है ये है सारा, ठीक है। इसमें से अगर आप देखोगे तो इसमें से कुछ रिब्स होती है फॉल्स होती है, कुछ ट्रू होती है और कुछ फ्लोटिंग रहती है। देखो जो रिब्स फ्रंट से जो डायरेक्टली अटैच किया हुआ है, जैसे वहां पे था, कितना था टोटल, 12 पेयर थे। 12 में से 7 जो होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 जो रिब्स है वो डायरेक्टली अटैच होती है, तो इसको बोला जाता है ट्रू रिब्स। उसके बाद 1 2 3 रिब्स जो है वो ऐसी होती है, सिर्फ खुद डायरेक्टली इससे अटैच नहीं रहती पर दूसरी रिब्स से अटैच हो जाती है, तो उनको बोलेंगे फॉल्स रिब्स। ये 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 1 और 2 नीचे की जो रिब्स है, जो सबसे छोटी आपको दिखाई दे रही है, वो फ्लोटिंग रहती है, वो डायरेक्टली फ्रंट में किसी से अटैच नहीं रहती, बैक साइड से अटैच रहती है, तो उनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है, ठीक है। फिर आता हमारा बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। Backbones support and protect the spinal cord. The spine and the backbone run from the base of the skull to pelvic. ये हमारी गर्दन से स्टार्ट होके नीचे हमारे pelvic रीजन तक जाती है। It serve as a pillar to the support the body weight and protect the spine cord. ये हमारी पूरे बॉडी का पूरा वेट को सपोर्ट करती है। अगर ये हमारी बैकबोन टूट जाती है तो हम उठ नहीं पाते। देयर आर द, ये बेसिकली एस शेप में रहती है, ठीक है, जैसे आप यहां पे देख सकते हो। जैसे यहां से देखोगे तो एस शेप में है ये, ठीक है। ये हमारे स्कल से स्टार्ट होके ये पेल्विक रीजन है हमारा, कुल्ले की हड्डी जिसे बोलते हैं पेल्विक, ठीक है। इसके अंदर से स्पाइन कोड रहता है, नर्व जाती है, ये पेरिफेरल नर्व्स रहा हमारा, ठीक है। ये हुआ सारा। लिम्स में जो आता है, फिर लिम्स का पार्ट आता है। लिम्स में रहता है एक अपर लिम्स रहता है, एक लोअर लिम्स रहता है। अपर लिम्स में हमारे क्या रहती है, मतलब लिम्स का मतलब ये रहता है कि बड़ी बड़ी हड्डियां, ठीक है। तो बड़ी बड़ी हड्डियां क्या रहेगी, हमने बीच का पार्ट तो पढ़ लिया। अब इसके बाद में जो बचा है, हमने पहले स्कल पढ़ा, फिर रिब्स पढ़ा, फिर उसके बाद में नीचे का जो पार्ट बचा स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा। उसके नीचे का जो पार्ट है वो सारा लोअर लिम्स में आएगा, और ऊपर का जो पार्ट बच गया
दोनों साइड के हैंड्स वो सारे के सारे अपर लिम्स में आएंगे। ठीक है, तो यही चीज इसमें लिखी हुई है। बोन का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो बोन बेसिकली किससे बनी रहती है? चलो ये सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बोन किस चीज से बनी रहती है बताओ। बाकी सब लोग कमेंट करो। नमन कैल्शियम, दिवेश कैल्शियम, शिवम कैल्शियम, जतिन शर्मा कैल्शियम। कैल्शियम हम बेसिक सबसे ज्यादा किस फॉर्म में लेते हैं? कौन सा डाइटरी फूड है जिससे हम कैल्शियम लेते हैं सबसे ज्यादा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वेरी गुड, मिल्क। तो जो हमारा कैल्शियम होता है वो एज इट इज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है क्या? जो आप घर पे सफेदी करते हो वो भी तो कैल्शियम ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करना पड़ेगा बॉडी को? आपने ये देखा होगा, जैसे कुछ लोग पान खाते हैं, तो पान, मीठा पान हो या जैसा भी है, जो मीठा पान हो सकता है या फिर तंबाकू वाला पान हो सकता है, तो वहां पे जो पनवाड़ी हो जाता है वो उसके ऊपर चूना लगाता है, बोलते हैं कि चूना ज़्यादा लग गया, ऐसा बोलते हैं। तो वो कैल्शियम जो होता है वो भी हमारी बॉडी के अंदर जाके कैल्शियम को सपोर्ट करता है। पर एज इट इज कैल्शियम, हम जो मिल्क से कैल्शियम लेते हैं या बॉडी हमारी कैल्शियम लेगी, तो वो उसको किसकी हेल्प से उसको कन्वर्ट करेगी बॉडी के लिए? वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि बॉडी को आपने कैल्शियम दिया बॉडी को, राइट? अब बॉडी उसको डायरेक्टली कैल्शियम को ले नहीं सकती है, बॉडी को उसको एक सॉल्युबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको वो एक अलग से क्या चीज चाहिए उसको, ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी? वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कौन सा विटामिन रहेगा या मिनरल रहेगा बताओ। वेरी गुड नमन। विटामिन डी की हेल्प से ही हम कैल्शियम हमारी बॉडी में, लीवर में जाएगा कैल्शियम और इधर से विटामिन डी आएगा, उसके बाद ही वो हमारी बॉडी में कन्वर्टेबल फॉर्मेट में ट्रांसफर होगा, ताकि बॉडी उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, जैसे एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि कौन कौन नॉन वेजिटेरियन है, कौन कौन वेजिटेरियन है? इसमें कोई हेजिटेशंस नहीं है, नॉन वेज खाना भी कोई गलत बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन की मतलब जिन्होंने भी टेस्ट किया है नॉन वेजिटेरियन, तो उसमें देखा होगा कि जब भी आप नॉन वेज खाते हो तो उसमें एक बात आती है कि लेग पीस दो, लेग पीस दो। चिकन खाते तो बोले चिकन का लेग पीस चाहिए, मटन है तो मटन का भी लेग पीस चाहिए। और जब आप, तो उस लेग पीस को ही पीछे क्यों भागते हैं लोग? ये कभी आपने नोट किया है? क्योंकि एक तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मसल रहेगी, एक बात तो ठीक है। जब आप लेग पीस को कोई भी टेस्ट करता है या खाता है, तो उस लेग पीस के अंदर आपने देखा होगा कि एक होल होता है, ठीक है? उस होल के अंदर कुछ फ्लूइड फिल हो रहता है, तो उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? बोन मैरो बोला जाता है। वही बोन मैरो जो होता है आपकी हड्डी में भी वैसा ही रहता है। आपकी जो लेग लेग का जो हड्डियां है, लेग बोन है, उसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको बोन मैरो बोला जाता है। ये बेसिकली बड़ी हड्डियों में होता है। और वही बोन मैरो जो होती है
वो क्या करती है, आरबीसी प्रोड्यूस करती है, रेड ब्लड सेल बनाती है। तो ठीक है, तो ब्लड जो हमारी जो बोन्स होती है वो भी ग्रोथ करती है टाइम टू टाइम, उनके अंदर भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उनके अंदर भी फ्लो रहता है। जैसे ये आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे इस डायग्राम में, तो ये डॉट डॉट जो दिख रहे हैं, एयर पॉकेट लिखा हुआ है, ये एयर के बाद में जो डॉट दिख रहे हैं ये आपको सब कैल्शियम कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये कार्टिलेज हुआ, ये बोन मैरो हुआ, बोन मैरो के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, ये ब्लड वेसल भी इसके अंदर रहती है, राइट। चाहे आपकी छोटी हड्डी हो या बड़ी हड्डी हो, सब में ऑलमोस्ट सेम कंपोनेंट रहते हैं, पर बात ये रहती है कि जो जितनी बड़ी हड्डी होगी उसके अंदर इतनी ज़्यादा वेल डिफाइंड बोन मैरो रहेगी। छोटी में क्या हो सकता है कि वो कंप्रेस हो जाती है, इतना बहुत अच्छे से दिखा नहीं पाती। ठीक है, तो ये हो गया बोन्स। बोन्स का अंदर का जो पार्ट होता है काफ़ी सॉफ्ट रहता है, और जो आउटर लेयर होती है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट रहती है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ बताई गई है, प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट प्रोड्यूस, जो बोन मैरो होती है ये रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है, मोबिलिटी प्रोड्यूस करती है हम लोगों की बॉडी के लिए। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस इसके अंदर जाके सर्वाइव हो जाए, वो मतलब डिपॉजिट होता है। अच्छा, ये क्यों बोलते हैं कि 30-40 के बाद, 30 ईयर की एज के बाद, सॉरी 40 ईयर की एज के बाद बोन धीरे धीरे कमजोर होने लगती है? उसका कोई रीजन बता पाएगा? आप लोगों ने टीवी में भी ऐड देखा होगा ना, आफ्टर 30। तो कोई उसका रीजन बता पाएगा ऐसा क्यों होता है? मैं वही पूछ रहा हूं कि डिक्रीज होता है, पर क्यों होता है डिक्रीज, मेरा क्वेश्चन ये है। पर वो क्यों क्यों डिक्रीज होता है, कैल्शियम क्यों लूज होने लगता है? देखो इसका जो अच्छा ये बताओ कि सबसे ज्यादा जो बोन डेवलपमेंट का टाइम कब रहता है, किस एज में सबसे ज्यादा बोन डेवलपमेंट रहती है? जो आपका जो फेज है अभी, ये बिगेस्ट बोन डेवलपमेंट टाइम फेज है, राइट। जो एडोलसेंस स्पीड रहता है, नमन ने सही लिखा है, एडोलसेंस स्पीड रहता है उसके अंदर बोन की सबसे ज्यादा ग्रोथ रहती है। अच्छा, अभी इसी चीज को एक चीज और देखो, एडोलसेंस में क्या क्या चीजें होती है। एडोलसेंस में ये होता है कि उसके जो हार्मोनल जो सेक्सुअल पार्ट जो होता रहता है वो काफ़ी डेवलप रहता है, इसमें ग्रोथ मैक्सिमम होती है, उसके अंदर उसकी काफ़ी सारे हार्मोन, जो बेसिकली जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी सारे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो मेल के लिए क्या रहेगा, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है उसके लिए, सेक्स के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और वैसे ही फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा रहता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का फिर एक फॉर्म आती है प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है, तो दो हार्मोन्स हुए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन से ही उनका एग बनते हैं, राइट। तो जैसे जैसे आपका बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और उधर से विटामिन डी तो आपको कहाँ से मिल रहा है, सनलाइट से मिल रहा है। सनलाइट तो आपके ऊपर हमेशा से पड़ती रहेगी, तो आप विटामिन डी तो हर टाइम मान के चलो कि आपके ऊपर अंदर है ही है। तो आप विटामिन डी आप सनलाइट से ले रहे हो, कैल्शियम आप दूध से ले रहे हो, तो अभी तीसरा एक फैक्टर क्या रहा, सेक्स हार्मोन। तो वो आपकी एज के साथ आपके अंदर कम होता जाता है। आफ्टर 40 ईयर की एज के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल और प्रोजेस्ट्रोजन लेवल का जो लेवल है वो धीरे धीरे बॉडी में कम होता जाता है, और जिसकी वजह से फिर क्या रहता है,
कि बाकी के जो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में कम हो जाता है। ठीक है। अगर हार्मोन्स की बात की जाएगी तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। फिर हम आगे आएंगे तो जैसे मैंने आपको जो ज्वाइंट के बारे में बताया था, हमने मोटा मोटा भी बोन के बारे में पढ़ा है। ठीक है। फिर ज्वाइंट के बारे में बात करेंगे तो ज्वाइंट हमारा बेसिकली दो तरह से रहते हैं, एक मूवेबल ज्वाइंट रहते हैं, एक नॉन मूवेबल ज्वाइंट रहते हैं। मूवेबल ज्वाइंट वो रहते हैं जिनको हम आसानी से मूव कर पाते हैं, और अनमूवेबल ज्वाइंट वो रहते हैं जिनको हम मूव नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे स्कल के अंदर स्कल के कुछ ज्वाइंट हुए, या फिर हमारी रिब्स के ज्वाइंट हुए। आप रिब्स के ज्वाइंट को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार मूव नहीं कर सकते। उसी तरह आपके स्कल के जो ज्वाइंट होते हैं उनको आप अपनी इच्छा के अनुसार मूव नहीं कर सकते। मूवेबल ज्वाइंट क्या रहे, जो आपके हैंड हुआ, फिंगर हुई, लेग हुआ, आपकी कमर हुई, ये सब आपके मूवेबल ज्वाइंट है। फिर मूवेबल ज्वाइंट के भी फिर आगे जाके कुछ पार्ट रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इनका नाम जो लिखा हुआ है ना, उनके नाम के हिसाब से ही उनको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे बॉल एंड सॉकेट, एक बॉल होती है उसके अंदर एक सॉकेट रहता है, वैसा ही। ठीक है। पाइवोट ज्वाइंट, आपको मैं कुछ पिक्चर दिखाता हूं। सैडल ज्वाइंट, ये देखो। प्लेन ज्वाइंट जो है, प्लेन ज्वाइंट जो हमारा रिब्स की हड्डी में रहता है, एक ज्वाइंट के ऊपर दूसरा ज्वाइंट अटैच रहता है। ठीक है। फिर सैडल ज्वाइंट जो रहता है, ये आपको यहाँ पे इमेज में समझ में आ रहा होगा, ये हमारे रिस्ट का ज्वाइंट रहता है, इसको हम मूव कर पाते हैं। फिर हिंज ज्वाइंट जो रहता है, ये आपके घुटने का ज्वाइंट है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है, ये आपके कंधे का ज्वाइंट है। पाइवोट ज्वाइंट जो रहता है, ये भी फिर आपका, ये आपका लिगामेंट के साथ, जो घुटने के साथ आप क्या कर पाते हो, देखो इसमें यहाँ पे जाके एक चीज और रहती है, यहाँ पे आप उसको 180 के एंगल पे नहीं रोट, मतलब एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में ले पाते हो उसको। घुटने अपने अपना पैर सीधा किया, पैर सीधा करने तक ही उसको सीधा कर पाते हो, उसके बाद ऊपर वो नहीं लेके आ पाओगे। ठीक है। फिर एलिप्सोइड जो ज्वाइंट रहता है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी और आपका जो स्कल का जो ज्वाइंट रहता है, उस तरह के ज्वाइंट को बोलते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका मोटा मोटा ज्वाइंट के बारे में था। इसका मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, उसमें आपको और बेटर क्लैरिटी होगा। तो अभी इसका एक दूसरा पार्ट और देखते हैं। अभी देखो, हमने स्केलेटन सिस्टम तो पढ़ लिया। अब स्केलेटन सिस्टम, अकेला एक स्केलेटन सिस्टम से तो कुछ नहीं होगा, भद्दा लगेगा आदमी बिना हड्डियों का। तो उसको प्रोटेक्ट, आगे उसमें जो ऑर्गन रखे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड ने हमें मस्कुलर सिस्टम दिया है। मस्कुलर सिस्टम हमारे लिए क्या क्या काम करता है? वॉकिंग मोबिलिटी में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह में जाने में लिए, मैसेजिंग कन्वे करता है। ठीक है। हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक मिनट रुको। ठीक है। पोस्चर देता है, मुझे शेप शेप देते हैं। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मान लीजिए, हार्ट मसल जो होता है, हार्ट भी एक मसल ही है। आप ये मानिए, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी एक मसल पार्ट है। मेरा जो रेस्पिरेशन, मेरी जो लंग्स है, वो भी एक मसल है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मसल रहती है, वो अलग अलग अपना काम करती है। ठीक है। डाइजेशन हुआ, यूरिनेशन जो हुआ, यूरिनेशन प्रोसेस में आप एग्जांपल ले लीजिए कि वो मसल है, सिर्फ उनका काम ही ये है कि ब्लड से इम्प्यूरिटी को प्यूरिफाइड करना और उनको बॉडी से पास आउट करना। ठीक है। जैसे ब्लैडर हुआ, किडनी हुआ, पेनिस हुआ, प्रोस्टेट हुआ, यूट्रस हुआ, यूरेथ्रा हुआ, राइट। हमारी जो काफी सारी सेंसेशंस रहती है, वो भी आप देख सकते हो कि सारी की सारी मस्कुलर ही है।
मुझे देखना है, सुनना है, सूंघना, ये सब मसल ही रहती है। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशंस। तो बेसिकली ये देखिए, जैसे आप एग्जांपल यहाँ देखोगे तो ये सब हमारी मसल फाइबर है सारे। हमारे यहाँ पे बॉडी में अगर आप देखोगे तो 2-3 तरह के मसल्स रहती, काफ़ी सारी मसल्स रहती है। एक हमें जो बाहर से स्किन दिखाई देती है, फिर उसके नीचे एक होती है अलग से मसल रहती है, और फिर इंटरनली अगर आप देखोगे तो हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन है वो भी एक मसल से ही बने रहते हैं। जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे हार्ट जो है ये कार्डियक मसल है। कार्डिया को हार्ट में हार्ट बोला जाता है लैटिन लैंग्वेज में, और कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हार्ट के डॉक्टर बोला जाता है उनको, कार्डियोलॉजी यानी कि जो हार्ट की स्टडी में डीपली इन्वॉल्व हो उसको बोलते हैं यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो स्केलेटन मसल जो रहती है वो हमारी बेसिकली जो एक पर्टिकुलर मतलब सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करती है हमारी मसल्स, उनको स्केलेटन मसल बोला जाता है, यानी कि जो बोन से अटैच रहती है मसल्स। ठीक है, फिर हमारी स्मूथ मसल हुआ, जैसे स्टोमेटा हुआ। ठीक है, सॉरी स्टोमेटा स्टमक हुआ, स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, ये सारी स्मूथ मसल है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली फंक्शन करती है हमारी बॉडी के अंदर। जो स्मूथ मसल जो होती है वो हमारी कंट्रोल में नहीं काम करती, वो इनवॉलेंट्री मसल रहती है। वॉलेंट्री का मतलब होता है इच्छुक, मेरी इच्छा से। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि मेरी इच्छा के बिना ही काम करना। जैसे दिल का धड़कना जो है, सांसों का लेना जो है, या फिर स्टमक का अपना काम करना है, डाइजेशन सिस्टम का जो अपना काम करना, वो सारा का सारा इनवॉलेंट्री मसल्स है। कंट्रोल अनकॉन्शियसली, अपने आप ही कंट्रोल होती है। ठीक है, फिर तुम्हारा आ गया कार्डियक। कार्डियक भी क्या रहती है, ये भी सारे के सारा इनवॉलेंट्री मसल रहती है। स्केलेटन मसल जो होती है वो हमारी सिर्फ वॉलेंट्री रहती है। वॉलेंट्री मसल कंट्रोल था कॉन्शियसली, मेरी इच्छा के अनुसार ही, और मेरा उनके ऊपर कुछ मेरा अपना कंट्रोल रहता है। तो अभी मैं आपको एक वीडियो थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये हमारा स्केलेटन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। एक बार आवाज तेज कर देता हूँ। Of bones. The bones together form a framework called the skeleton. तो डिफरेंट जो बोन्स होती है वो मिलके एक स्केलेटन बनाएगी, एंड उस पूरे स्केलेटन सिस्टम को हम स्केलेटन बोलते हैं, राइट? बोन सिस्टम। Skeleton protects the delicate internal organs such as the brain, the heart and the lungs, etc. ये हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स बोले जाते हैं, इनको वाइटल ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। वो ऑर्गन्स को डेलिकेट ऑर्गन्स भी बोला जाता है और वाइटल ऑर्गन्स भी बोला जाता है। तो ये सब ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, लंग्स हुए। ठीक है, हमारा इंटेस्टाइन पार्ट रहा। In our body, it gives shape to our body. It also allows the movement of our body. When we are born, our skeleton has around 350 bones. When we become an adult, our body has 206 bones. This is रहा है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी जो स्केलेटन काफी नंबर 300 प्लस रहती है, और जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो हमारी जो स्केलेटन है वो रिड्यूस होकर 206 में कन्वर्ट हो जाती है। उस टाइम पे क्या होता है कि काफी सारी छोटी छोटी मसल्स होती हैं, और वो जैसे हम बड़े होते हैं तो वो बड़ी मसल के बड़ी स्केलेटन के साथ, हड्डियों के साथ, बोन्स के साथ मर्ज हो जाती है। तो इस तरह से वो अपने आप को डिसअपियर हो जाती है, वो दो बोन्स होती है वो एक में कन्वर्ट हो जाती हैं। Because as we grow, some of the bones join together. Along with the growth of our body, more cells grow in our bones and our bones become longer than earlier. तो बोन्स भी हमारी बॉडीज के अंदर क्या करती है, धीरे धीरे हमारी जैसे ग्रोथ होती है एडोलसेंस पीरियड के अंदर, तो हमारी बोन्स भी ग्रो करती है। हमारी बोन से ही हमारी डिफाइन होती है कि हमारी हाइट कितनी है, राइट? Bones contain blood vessels and nerves. Bones have an outer layer of hard and compact bone which is very strong
dense and hard bone, but inside they have a layer of spongy bones which is lighter and slightly flexible. Inside some bones, there is a jelly-like substance called bone marrow. In the bone marrow, the new cells are constantly produced for the blood. तो जैसे इसमें भी बताया गया और मैंने आपको बताया कि बोन जो होती है बाहर से हार्ड होती है, उसके अंदर सॉफ्ट रहती है, और बिल्कुल अंदर जो बिग बोन्स के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको बोन मैरो कहा जाता है, और वो हमारी आरबीसी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है हमारी। ये अलग अलग उसके पार्ट है। If broken, they repair themselves in several weeks. Our skeleton is made up of the skull, the backbone, the rib cage, the two pairs of limbs and the girdle. देखो बेसिकली जो स्केलेटन सिस्टम की हम डिवीजन करेंगे तो एक स्कल पार्ट हुआ, एक बैकबोन हुआ, एक रिब्स हुआ और एक लिम्स के अंदर जाके हमारे दो पार्ट हो गए, एक लोअर लिम्ब और एक अपर लिम्स, राइट? To which they are attached. The skull. The skull is the bony framework that forms our head. It protects our sensitive brain. There are spaces in it for our eyes, ears, nose and mouth. There are 8 bones in our skull that are interlocked with each other. तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करके हमारी बोन्स रहती है जो आपस में अटैच रहती है। ये बोन्स अनमूवेबल बोन्स है, ठीक है। सिर्फ नीचे का जो लोअर जॉब है यही हमारा स्कल का मूवेबल पार्ट रहता है। And make the protective frame around the brain. There are 14 facial bones which make the upper and lower jaws and other facial structures. The lower jaw bone is the only movable bone in our face. It enables us to talk, eat, etc. The spine or backbone. Our backbone has 33 small bones called vertebrae that form a very strong column known as the vertebral column or the spinal column, spine. The vertebrae can move slightly through the joint. तो यहाँ पे इसको जो है ना वर्टिब्रेट कॉलम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सर्विकल, थ्रोसिकल और लुम्बर, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इनके सबके अपने अपने फंक्शन होते हैं। ये जो हमारा आता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम में हेल्प करता है। यहाँ से हमारे पास अलग मैसेजिंग आते हैं, जैसे हार्ट बीट के मैसेज हो गए, आपके जो इनवॉलंटरी मैसेजिंग जो हमारे होते हैं वो सब यहाँ से पेरिफेरल नर्व सिस्टम से ही जाते हैं, राइट? So, we can bend or twist our back. There is a hole in each vertebrae through which the delicate spinal cord passes. The spinal cord is protected by the vertebral column. The rib cage. The ribs are thin, flat and curved bones that form a protective cage around the organs on our upper body. There are 24 bones that make 12 pairs of ribs. Our rib cage protects our heart and lungs. The ribs are joined to the backbone at the back. The upper 7 बैक साइड से तो सारी की सारी जो बोन्स होती हैं वो सब कनेक्ट रहती है, पर फ्रंट साइड से कितनी बोन कनेक्ट रहती है ये डिपेंड करता है। इसी के बेस के ऊपर उसको डिफाइन किया गया, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। तो लास्ट की जो 2 रिब्स होती है ये फ्लोटिंग रहती है, उसके बाद 3 रिब्स रहती है, ये फॉल्स रिब रहती है, और जो 7 रिब्स है वो ट्रू रिब्स रहती है। The backbone at the back. The upper 7 pairs of ribs, called as true ribs, are attached to the breastbone in the front. The next 3 pairs of ribs, called the false ribs, are attached to the lower true ribs in the front. The lowest 2 pairs of ribs, called floating ribs, are not connected to any organ in the front. These ribs are smaller than both the true ribs and false ribs. The limbs. फिर उसके बाद आया लिम्स। तो लिम्स में हमारा अपर लिम्स रहेगा, लोअर लिम्स रहेगा। अपर लिम्स में हमारा हैंड आएगा, शोल्डर रहेगा, Our arms are the upper limbs attached to the spine by means of the shoulder girdle made up of the shoulder blades and collar bones. It consists of 3 parts: the arm, the forearm
and the hand. The arm is the region between the shoulder and elbow. It consists of a single long bone called the humerus. The forearm is the region between the elbow and the wrist. It consists of two long bones connected firmly to the humerus. The hand consists of three parts: wrist, palm, and fingers. The humerus is the longest bone in our upper limb. The lower limbs, legs, are composed of the bones of the thigh, leg, and foot. The thigh is the region between the hip and the knee. It consists of a single bone called the femur or thigh bone. It is the longest, largest, and strongest bone in our body. The leg is the region from the knee to the ankle. It consists of two long bones known as shin bone and calf bone. Shin bone is longer than the calf bone. These bones connect to the femur to form the knee joint. The foot contains many small bones. The bones of the lower limbs are the heaviest, largest, and strongest bones in our body because they bear the entire weight of the body when a person is standing in an upright position. Joints. Many of our bones are joined together. The place where two bones meet is called a joint. Our skeleton is very hard, but it can bend or move because of these joints. Strong, stretchy bands of tissue called ligaments hold these bones together. There are different kinds of joints in our body that allow different movements. Except for the joints in our skull that are immovable, all other joints are movable. The skull bones are immovable as the 8 bones are interlocked. The lower jaw bone is the exception, which is the only movable bone in our skull. Hinge joint. We cannot move our knees and elbows in all possible ways. We can move them in not more than 2 directions. This is because our knees and elbows have joints called hinge joints. In hinge joints, convex surface of one bone fits smoothly into concave surface of the second bone. This allows the knees and elbows to move only in 2 directions like a door. The hinge joints are very strong, but they move easily. Our elbows, knees, toes, and fingers have hinge joints. Pivot joint. There is a joint between the skull and the first 2 vertebrae of the spine. It helps to move our head upward, downward, and sideways. This joint is called the pivot joint. In pivot joint, a rounded or conical surface of the bone is inserted into a ring-shaped bone. This allows only the rotational movement. Ball and socket joint. Some of the long bones have a round ball-like structure at one end. This ball fits into a socket-shaped hollow part in another bone. This type of joint allows the maximum movement in every direction and is called the ball and socket joint. Our hips and shoulders have such joints. Gliding joint. Our wrists and ankles have joints that allow the bones to slide over each other so we can move them. Such joints are also found between any 2 vertebrae of the spine. They are known as gliding joints. This अच्छा एक चीज बताओ, जब हम मसल को, हम अपनी हड्डियों को मैंने बेंड किया और फिर से मेरी मसल ऐसे ही वापस उसी पोजीशन में आ जाती है, तो वो किसकी वजह से होता है? मैं चाह रहा हूं तभी। एक तो ये रीजन हुआ, मेरा वॉलेंट्री विशेष था। दूसरा, मेरी वहां पे जो लिनामेंट जो होता है ना, वो काफी फ्लेक्सिबल रहता है, एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। तो आप उसको जिस पोजीशन पे लेके गए हैं तो वो वहां चला जाएगा, फिर से वो अपने आप को रिलैक्स करेगा, उसी पोजीशन में लेके आने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे ये जो पार्ट है, देखो यहाँ पे हमने इसको बेंड किया
ये और बेंड हो गया फिर से, पर ये अपने आप को उसी पोजीशन में लेके आएगा each other so we can move them. Such joints are also found between any two vertebrae of the spine. They are known as gliding joints. This type of joint allows us to bend, turn, and twist our back. If there were no gliding joints in the back, our body will behave like wooden puppets. Muscular system. Almost half of the weight of our body is of muscles. Muscles are the part of our body that allow us to move. They are made up of special tissues that can contract or shorten when they receive a signal from the brain. The muscles are attached to the bones by stretchy tissues called tendons. When the muscles contract, they pull on the tendons, which pull on the bones and cause our limbs to move. There are more than 640 muscles in our body, and they work together with the bones to move the body. Different kinds of muscles. There are some muscles which are under our control. We can lift our arm, write with our hand, close or open our eyes anytime. The muscles which produce such types of movements are in our control. Stomach, intestines, etc. जो पार्ट रहते हैं, लंग्स, हार्ट, किडनी, स्टमक, ये सब हमारे इनवॉलेंट्री है। तो ये हमारा बोन एंड मसल का चैप्टर था। अभी अपना जो साइंस का जो सिलेबस है उसके अंदर ऑलमोस्ट बायोलॉजी का जो पार्ट है वो कवर हो चुका है। एक दो टॉपिक रहा होगा तो वो मैं आपको लेटर ऑन क्लियर करा दूंगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का सेक्शन। तो मुझे एक चीज़ बताओ, एक जनरल क्वेश्चन आप सबसे पूछता हूँ, कल सब उसका आंसर ढूंढ के लाना कि जो गंजेपन की, जो बाल्डनेस की जो प्रॉब्लम रहती है, हेयर फॉल का जो इश्यू रहता है, वो मेल में ही होता है, फीमेल में क्यों नहीं होता है? ठीक है, इस चीज़ का आंसर आप अगर आप ढूंढ पाओ तो अच्छे से ढूंढना और बताना कल मुझे, ठीक है बेटा? कैरेटिन तो एक प्रोटीन का नाम है जो दोनों के हेयर में मिलता है, मेल में भी मिलता है, फीमेल में भी मिलता है। नमन ने जैसे लिखा है कैरेटिन, कैरेटिन बेसिकली प्रोटीन्स है जो हेयर के स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लैक ऑफ कैरेटिन, किसमें कैरेटिन, आप एक बार ढूंढना फिर बताना मुझे, ठीक है? कल इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक जनरल सा क्वेश्चन दिया है आपको, उसको एक बार आप रीड आउट करना अपने हैंड से। इसके मैं कुछ नोट्स है वो आपको भेज दूंगा, आप लोग उसको स्टडी करना। फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना केमिस्ट्री पार्ट, ठीक है? साइंस जो बेसिकली रहती है 3 सब्जेक्ट से बनी रहती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें से बायोलॉजी में रहता है कि बायोलॉजी का हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है। ऐसे ही हम जाके आगे जाके केमिस्ट्री पार्ट में पढ़ेंगे उसको, ठीक है? तो ये क्लास अभी हम ऑफ करते हैं यहाँ पे। इसमें से किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, ताकि मैं आपको कुछ क्वेरी सॉल्व कर पाऊंगा वहाँ पे। थैंक यू। अभी 10 मिनट के बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी सेकंड, तब तक आप रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा रिफ्रेश हो जाइए। बाय।